हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी चैप्टर 9 पेनल्टी कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 का देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट प्रोविज़न है, मैं आपको ये बता दूँ, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है तो अच्छे से देखिएगा। तो जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 43, वो हमें बताता है पेनल्टी, कंपनसेशन और डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम ETC के बारे में। मतलब ये हमें बताता है कि कब किसी पर्सन पे पेनल्टी लग जाएगी, कब किसी पर्सन को कंपनसेशन देना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, जो भी डैमेज हुआ है किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम में, उसके लिए पेनल्टी या कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो if any person without the permission of the owner or any other person who in charge of the computer system or computer network, तो कोई पर्सन जो कि बिना परमिशन के, किसके बिना परमिशन के, ओनर के या किसी और पर्सन के जो इंचार्ज है उस कंप्यूटर का या कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है, क्या करता है बिना परमिशन के? एक्सेस कर लेता है उस कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्स को, बिना ओनर के परमिशन से, बिना ऑथराइज पर्सन के परमिशन से वो एक्सेस कर लेता है। दूसरा क्या करता है? डाउनलोड कर लेता है कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा, कॉपीज़ उसकी ले लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है कोई डेटा कंप्यूटर डेटाबेस से, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। इंक्लूजन ध्यान से देखिएगा। इंफॉर्मेशन एंड डेटा हेल्ड और स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा जो कि स्टोर किया जा रहा है किसी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम में, मतलब जिसको रिमूव किया जा सकता है, जिस स्टोरेज को, वैसे में कोई इंफॉर्मेशन या डेटा है, तो वो भी अगर डाउनलोड कर रहा है, कॉपी कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। सबसे पहली चीज़ एक्सेस कर रहा है, दूसरा डाउनलोड कर रहा है, कॉपी ले रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है कोई डेटा, फिर तीसरी चीज़ आती है, क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है या इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसी कंप्यूटर कंटामिनेंट को या कोई कंप्यूटर वायरस को किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में, ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर है या कंप्यूटर नेटवर्क है, वो प्रॉपरली वर्क ना करे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा है, ऐसा कंटेमिनेंट इंट्रोड्यूस करा है, ऐसा कंप्यूटर वायरस इंट्रोड्यूस करा है जिससे ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से वर्क ना करे। और चौथी चीज़ हमें ये बता रहा है कि ऐसे डैमेज कॉज कर दे रहा है, ठीक है, या करवा दे रहा है उस कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में, डेटा में, कंप्यूटर का जो डेटा है, डेटाबेस है, कोई अदर प्रोग्राम है जो उस कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में चल रहा है, और ये सारी चीज़ विदाउट परमिशन की जा रही है। ठीक है, डिसरप्ट कर दे रहा है या डिसरप्ट करवा दे रहा है किसी कंप्यूटर सिस्टम या उसके नेटवर्क को। फिर क्या कर रहा है? डिनाई कर दे रहा है या डिनाइल करवा दे रहा है, डिनाइल ऑफ एक्सेस कर दे रहा है, एक्सेस नहीं दे रहा है, डिनाइल कर दे रहा है एक्सेस का किसी भी पर्सन को जो कि ऑथराइज है एक्सेस के लिए किसी कंप्यूटर का। ठीक है, जो पर्सन ऑथराइज है उसको ही नहीं यूज़ करने दे रहा है। एक तो आप विदाउट परमिशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आप डैमेज कर रहे हो रिसोर्स को, आप डाउनलोड कर रहे हो कॉपी, आप कुछ ये सारी कंटेमिनेंट जो है, वायरस जो है उसमें इनपुट कर रहे हो, और आप डिनाई भी कर रहे हो ओनर को कि वो ही ना एक्सेस कर पाए। ठीक है, और क्या कर सकता है? और प्रोवाइड करता है कोई असिस्टेंट किसी भी पर्सन को जो फैसिलिटेट कर रहा है कंप्यूटर के एक्सेस को या कंप्यूटर सिस्टम के या कंप्यूटर नेटवर्क के, किसके कंट्रावेंशन में? इस प्रोविज़न के कंट्रावेंशन में या रूल्स के या रेगुलेशंस के जो भी मेंशन है इसके कंट्रावेंशन में कोई असिस्टेंट दे रहा है, किसी पर्सन को असिस्टेंट दे रहा है। मान लो कोई थर्ड पर्सन है जो उस कंप्यूटर रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है और आप उसको असिस्टेंट दे रहे हो, तो आप भी लायबल हो। ठीक है, आप पे भी पेनल्टी लगेगी, आप पे भी कंपनसेशन लगाया जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हो? चार्जेस द सर्विस अवेल्ड ऑफ बाय अ पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय टेम्परिंग विथ और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, सर्विस की चार्जेस भी अवेल कर रहे हो आप, और कैसे कर रहे हो? टेम्पर करके या मैनिपुलेट करके कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को।
ठीक है, किसी और अदर पर्सन से जो है आप चार्जेस ले रहे हो, किस बेसिस पे कि वो जो दूसरे की कंप्यूटर रिसोर्स, दूसरे की कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर रिसोर्स का एक्सेस करके, कंप्यूटर नेटवर्क का एक्सेस करके, तो भी आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। फिर है कि डिस्ट्रॉय भी कर दे रहे हो या डिलीट कर दे रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो किसी इन्फॉर्मेशन का जो कंप्यूटर रिसोर्स में है, उसकी वैल्यू को डिमिनिश कर रहे हो, यूटिलिटी की को डिमिनिश कर रहे हो, कम कर दे रहे हो, अफेक्ट कर रहे हो उसको इंजूरियसली, उसका वैल्यू घटा दे रहे हो किसी भी तरह से, ठीक है, तो इसमें भी आपको पेनल्टी मिलेगी। और ये सारे जो भी प्रोवाइजो है ना, ये सारे होने ज़रूरी नहीं है, इनमें से कोई भी आपने कर दिया ना वॉयलेट, या कोई भी इनमें से एक्ट कर दिया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। फिर हमें बोल रहा है कि आपने स्टील किया है, कंसील किया, चोरी की है, छुपाया है, बर्बाद कर दिया है, चेंजेस कर दिए हैं, या किसी पर्सन से ये सारी चीज़ें करवाई है, चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया? कंप्यूटर सोर्स कोड जो होता है वो चेंज कर दिया है किसी कंप्यूटर रिसोर्स का, किस इंटेंशन से? ताकि उसको, जिस पर्सन से वो बिलोंग करता है, उसको डैमेज कॉज हो जाए। तो अगर आपने ए टू जे जो है ना क्लॉज, इसके ए टू जे क्लॉज, इनमें से आपने कोई भी एक्ट कर दिया तो आप लाइबल हो जाओगे डैमेज पे करने के लिए बाय वे ऑफ कंपनसेशन। किसको? जो पर्सन अफेक्ट हुआ है, जिसकी वो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर रिसोर्स है, कंप्यूटर नेटवर्क है, आप उसको कंपनसेशन दोगे, ठीक है। इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच है जो कि बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंप्यूटर कंटामिनेंट मीन्स एनी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट आर डिजाइंड to modify, destroy, record, transmit data or program residing within a computer system or computer network, or by any means to usurp the normal operation of the computer system or computer network। अब इसमें बता रहा है कि कंप्यूटर कंटामिनेंट, जो मैंने सेक्शन में बताया आपको, कंप्यूटर वायरस के साथ कंप्यूटर कंटामिनेंट भी बताया था, तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब है कि कोई भी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो मॉडिफाई करे, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन, वो कोई इंस्ट्रक्शन होती है एक टाइप की, उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो कि वो मॉडिफाई कर रही है या डिस्ट्रॉय कर रही है या रिकॉर्ड कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है कोई डेटा, कोई प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर में है, कंप्यूटर सिस्टम में, कोई कंप्यूटर नेटवर्क में, वो आपने कंटामिनेंट डाला, जैसे ही वो डाला, वो जो डिज़ाइंड वे में कोई इंस्ट्रक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हो जा रही है ऑटोमेटिकली उसके कारण। या बाय एनी मीन टू यूसर्व द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, या किसी भी थर्ड, मतलब इसमें जो दिया है ये तो हो ही सकता है। सेकंड में ये बोल रहा है इसके अलावा भी कोई अदर मीन से भी आप उसकी नॉर्मल ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहे हो ना, तो उसको भी बोलते हैं कंटामिनेंट ही, ठीक है। अब जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो है कंप्यूटर डेटाबेस का। तो कंप्यूटर डेटाबेस क्या होता है? इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, कॉन्सेप्ट और instruction in text, image, audio, video that are being prepared or have been prepared in a formalized manner or have been produced by a computer system, computer network and are intended for use in a computer system or computer network। तो कंप्यूटर डेटाबेस का मतलब क्या होता है? कोई रिप्रेजेंटेशन, किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन? इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, किसी फैक्ट का, किसी कॉन्सेप्ट का। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है, जो है कोई भी इंस्ट्रक्शंस का जो कि टेक्स्ट में है, इमेज फॉर्म में है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में है, जो कि प्रिपेयर्ड हो रहा है या प्रिपेयर्ड किया जा रहा है एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में, ठीक है, और जो प्रोड्यूस किया जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर डेटाबेस। कंप्यूटर वायरस आपको पता ही होगा, कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन या डेटा या कोई प्रोग्राम जो डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज कर देता है, डिग्रेड करता है या उसको एडवर्सली अफेक्ट कर देता है। किस चीज़ को? उसके परफॉर्मेंस को, कंप्यूटर रिसोर्स के परफॉर्मेंस को, और यह अटैच कर देता है अपने साथ अदर कंप्यूटर रिसोर्स को, ठीक है, या ऑपरेट करता है किसी प्रोग्राम, डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो कि एग्जीक्यूटेड और बाय
अदर इवेंट टेक प्लेस इन द कंप्यूटर रिसोर्स, और जिसके कारण उस इंस्ट्रक्शन के कारण कोई अदर इवेंट होने लगती है। मान लीजिए आपने देखा ही होगा, आपके किसी डिवाइस में अगर वायरस आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कोई भी फंक्शन ऑपरेट करने लगता है, कोई भी पेज ओपन होने लगती है, कुछ भी होने लगता है। तो उसको डिज़ाइन किया जाता है उस वे में, ताकि ऐसी सारी चीज़ें हो और आप अपना जो है सिस्टम वो ऑपरेट ना कर सको। ठीक है, तो फिर इसका फोर्थ जो एक्सप्लेनेशन है वो डैमेज के बारे में बता रहा है। डैमेज का मतलब होता है कुछ भी डिस्ट्रॉय करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना, ऐड, मॉडिफाई, रीअरेंज एनी कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना, चेंजेस करना, कुछ डिलीट कर देना, कुछ ऐड कर देना, कुछ मॉडिफाई कर देना, फिर से उसको रीअरेंज कर देना, ठीक है, किसी भी मीन्स से, तो उसको बोलते हैं डैमेज। कुछ भी ये सारी चीज़ें कर देने से डैमेज हो जाता है। अब कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है? कंप्यूटर सोर्स कोड मतलब होता है लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, और कंप्यूटर कमांड। क्या क्या लिस्ट, किस चीज़ की लिस्टिंग? कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, कंप्यूटर कमांड की, डिज़ाइन की, लेआउट की, प्रोग्राम एनालिसिस की। किस चीज़ की प्रोग्राम एनालिसिस? कंप्यूटर रिसोर्स की, किसी भी फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं सोर्स कोड। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन नंबर 43, जो एक बड़ा सेक्शन था। अब हम आएंगे अपना सेक्शन नंबर 43 में, 43A में, जो कि बता रहा है कंपनसेशन फॉर फेल्योर टू प्रोटेक्ट डेटा। ठीक है, कंपनसेशन किस चीज़ के लिए लगाया जाएगा? अगर आपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन लगाया जाएगा। व्हेन अ बॉडी कॉर्पोरेट possessing, dealing or handling any sensitive personal data or information in a computer resource which it owes control or operates is negligent in implementing, maintaining reasonable security practice and procedure and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damage by way of compensation to the person so affected। ठीक है, तो जब कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि डील कर रहा है या हैंडल कर रहा है कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, तो जो कि किस में है? किसी कंप्यूटर रिसोर्स में है, जो कि वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो ओन करता है वो कंप्यूटर रिसोर्स, या उसको वो कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है। तो इन सब चीज़ को करने के दौरान अगर वो अपने एक्ट में जो है ना नेग्लिजेंट है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने में या मेंटेन करने में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस, वो क्या है? नेग्लिजेंट है। ही इज़ नेग्लिजेंट, बॉडी कॉर्पोरेट इज नेग्लिजेंट। तो फिर क्या होगा? नेग्लिजेंट है और उस नेग्लिजेंस के कारण ना रॉन्गफुल लॉस हो रहा है या रॉन्गफुल गेन हो रहा है किसी पर्सन को, तो वैसा बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो लायबल हो जाएगा डैमेज पे करने के लिए बाय वे ऑफ कंपनसेशन उस पर्सन को जो पर्सन अफेक्ट हो गया है आपके नेग्लिजेंस की वजह से। आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल डेटा को ना हैंडल करोगे या कंट्रोल करोगे या उसे डील करोगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसको ओन करने की, उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो लीक ना हो, उसकी जो है प्राइवेसी वो मेंटेन रहे। लेकिन आपने अपनी नेग्लिजेंसी के कारण उसके इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस या प्रोसीजर नहीं अपनाया, जिसके कारण रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन कॉज हो गया किसी पर्सन को। ठीक है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो लायबल हो जाएगी और उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा उस पर्सन को जो अफेक्ट हो गया है आपके एक्ट के कारण। ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा एक्सप्लेनेशन मुझे बताने की ज़रूरत है कि फर्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट आपको पता है कि क्या होता है? कोई भी कंपनी, फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस क्या होता है? वैसे प्रैक्टिस जो डिज़ाइन किए गए हैं इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑथराइज एक्सेस से। फिर सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बताएगी, किससे कंसल्ट करके? प्रोफेशनल बॉडी या एसोसिएशन से, जो भी उसको सही लगता है, इनसे कंसल्ट करके वो बताएगी कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ये दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में कौन बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी।
और वो किससे कंसल्ट करेगी? प्रोफेशनल बॉडी और एसोसिएशन से कंसल्ट कर सकती है। अब जो है सेक्शन नंबर 44 वो बताता है हमें पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न ETC। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है जिसको रिक्वायर्ड है इस एक्ट में या इस रूल्स या रेगुलेशंस में कि वो फर्निश करे कोई डॉक्यूमेंट या रिटर्न या रिपोर्ट, ठीक है, किसको फर्निश करेगा? कंट्रोलर को फर्निश करेगा और सर्टिफाइंग अथॉरिटी को फर्निश करना था उसको, कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को फर्निश करना था ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा रिटर्न, ऐसा डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया? वो फेल हो गया फर्निश करने के लिए, तो उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी जो कि एक्सीड नहीं करेगा 1 लाख रुपीज़ एंड 50,000 रुपीज़ फॉर सच ईच सच फेल्योर। मतलब वो पेनल्टी जो होगी वो इन टोटल 1 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए और हर एक फेल्योर के लिए वो 50,000 रुपये से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसमें बताई जा रही है कि इस एक्ट के अंदर किसी पर्सन को जो है ना फाइल करना था रिटर्न, फर्निश करना था इंफॉर्मेशन और बुक और अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, ठीक है, जो कि रेगुलेशन में मेंटेन की गई है कि इस टाइम के अंदर आपको फर्निश करना है, और वो फेल हो जाता है। ठीक है, रिटर्न फाइल करने के लिए, फर्निश करने के लिए इंफॉर्मेशन उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, ठीक है, जो भी रेगुलेशन में दिया है, तो फिर वो क्या होगा? वो लायबल हो जाएगा पेनल्टी के लिए जो कि एक्सीड नहीं करेगा 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेल्योर कंसिडर्ड। ठीक है, कंटिन्यूज। तो क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि पेनल्टी जो होगी ना आपकी 5,000 रुपये पर डे होगी सेकेंड क्लॉज में। फर्स्ट क्लॉज में क्या था? 1 लाख इन टोटल, एक्सीड इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एंड जो है 50,000 फॉर ईच सच फेल्योर। ईच सच फेल्योर के लिए कितना था? 50,000 में। क्लॉज 1 है, ये क्लॉज B है, AB। C हमें बोल रहा है आपको पर्सन को क्या मेंटेन करना था? बुक ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड मेंटेन करना था और वो फेल हो गया मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो फिर उसको लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी और उसको पेनल्टी लगेगा जो कि 10,000 रुपये है एवरी डे, 10,000 एवरी डे। देखिए सेकेंड और थर्ड में जो है ना वो एवरी डे का बताया गया है। सेकेंड में 5,000 एवरी डे अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, फर्निश नहीं किया इन्फॉर्मेशन, बुक, ये सब, तो 5,000 पर डे। और अगर आपने बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया और फाइल करने के लिए भी फेल हो गए तो 10,000 पर डे। और जो पहला वाला है उसमें बता रहा है फर्निश जिसमें करना था ना डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन, रिटर्न, तो उसमें इन टोटल 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हर एक फेलियर के लिए 50,000 ध्यान में रखिएगा अमाउंट। ठीक है, अब 45 में जो बोल रहे हैं ना, बाकी बची खुची जो पेनल्टी है वो 45 के अंदर लगेगी, जिसको कहते हैं रेसिड्यूरी पेनल्टी। अब ये क्या बता रहा है? हुएवर कंट्रावीन्स एनी रूल्स और रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ which no penalty has been separately provided shall be liable to pay compensation not exceeding 25,000 rupees to a person affected by such contravention or a penalty not exceeding 25,000 rupees। अब कोई पर्सन है जिसने कंट्रावीन किया है, क्या कंट्रावीन किया है? कोई भी रूल या रेगुलेशन जो भी इस एक्ट के अंदर है, ठीक है, उसको कंट्रावीन किया है, या तो ऐसी चीज़ को कंट्रावीन किया है जिसके लिए कोई पेनल्टी सेपरेटली नहीं दी गई है इस एक्ट में, तो फिर वो लायबल हो जाएगा कंपनसेशन के लिए जो कि एक्सीड नहीं करता है 25,000 रुपीज़ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय सच कंट्रावेंशन और अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। अगर सिंपल वर्ड में हम इस प्रोविज़न को समझे तो ये बस यही बोल रहा है कि अगर आपने कंट्रावीन किया इस प्रोविज़न के कोई भी, इस एक्ट के कोई भी प्रोविज़न्स को और किसी ऐसे प्रोविज़न्स को जिसके लिए कोई सेपरेटली पेनल्टी नहीं दे रखी है इस एक्ट में, तो फिर आप रेसिडरी सेक्शन के अंदर आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, और वो जो है
25,000 से ज़्यादा नहीं होगी रेसिड्यूरी में, सेक्शन नंबर 45 ऑफ IT एक्ट में। ठीक है, अब हमारा आता है पावर टू एडजुडिकेट। ठीक है, पावर टू एडजुडिकेट for the purpose of adjudicating under this chapter whether any person has committed a contravention of any provision of this act or any rules, regulation, direction, order made thereunder which renders him liable to pay penalty or compensation, the central government shall, subject to the provision of subsection 3, appoint any officer not below the rank of director to the government of India or an equivalent officer of the state government to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the manner prescribed by central government। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है एडजज करने के पर्पस से। ठीक है, जब कोई पर्सन ने कमिट कर दिया कोई कॉन्ट्रावेंशन इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को, रूल को या रेगुलेशंस को, या जो डायरेक्शन या ऑर्डर दिए गए हैं जो उसको लाइबल करता है पेनल्टी या कंपनसेशन के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सबसेक्शन 3, हम आगे देखने वाले हैं, अपॉइंट करेगा किसी ऑफिसर को जो किस रैंक से बिलो नहीं होगा, डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इक्विवेलेंट ऑफिसर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है इंक्वायरी होल्ड करने के लिए उस मैनर में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो एडजजिंग के बारे में बताया जा रहा है इस सेक्शन के अंदर कि जब एडजजिंग करना है इस चीज़ को लेकर कि किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावीन किया है कोई इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को, रूल्स को या रेगुलेशन को या ऑर्डर को, ठीक है, तो उसके कारण वो लायबल हो जाता है और उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है कंपनसेशन के थ्रू, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगा ऑफिसर जो कि डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे नहीं होना चाहिए और इक्विवेलेंट ऑफिसर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है इंक्वायरी होल्ड करने के लिए, और वो इंक्वायरी ऐसे होल्ड की जाएगी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। ठीक है, अब 1A बताया जा रहा है हमें कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है सबसेक्शन 1 में, उसके पास जुरिसडिक्शन क्या होगी, तो वो एक्सरसाइज करेगा जुरिसडिक्शन एडजुडिकेट मैटर में। ठीक है, एडजुडिकेट मैटर में ही जुरिसडिक्शन वो अपना एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसको उसी के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग मैटर ऐसी होगी जिसमें क्लेम और इंजरी या डैमेज जो है ना वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 5 करोड़ रुपीस से। ये जो भी मैटर होगी वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ही डील करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। प्रोवाइजो इसमें ये बोल रहा है कि जुरिसडिक्शन जो है उसके रिस्पेक्ट में, क्लेम के रिस्पेक्ट में, जो क्लेम जिस इंजरी और डैमेज के लिए है वो क्या है, वो किसके पास होगी, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास होगी। जुरिसडिक्शन जो भी है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास होगी 5 करोड़ के इंजरी और डैमेज के लिए। और ये जो प्रोविज़न था वो अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ये सब सेक्शन, और ये जो है वो 2008 का अमेंडमेंट है। तो चलिए सब सेक्शन 2 में चलते हैं। तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो आफ्टर गिविंग द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर, एंड इफ ऑन सच इंक्वायरी he is satisfied that the person has committed contravention, he may impose such penalty or award such compensation as he thinks fit in accordance with the provision of that act। जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, अब आफ्टर गिविंग द पर्सन रेफर्ड जो सबसेक्शन 1 है वैसे ही में, तो उसको क्या दिया जाएगा, वो जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उस मैटर में। ठीक है, और अगर इंक्वायरी के बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है कि पर्सन ने कमिट किया है कॉन्ट्रावेंशन, तो फिर वो पेनल्टी लगा देगा, अवार्ड के रूप में कंपनसेशन लगा देगा, जो भी उसको सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है ना वो पेनल्टी तो ज़रूर लगाएगा अगर उसको इंक्वायरी के बाद लगता है कि उस पर्सन ने कॉन्ट्रावीन किया है, तो
उससे पहले जस्ट उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि अपना रिप्रेजेंटेशन मेट करो कि क्यों ना तुमको, जैसे कि सो कॉज होता है ना, वैसे ही इसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपके अगेंस्ट तो हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर भी आप पे पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। सबसेक्शन 3 में बोला जा रहा है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड as an adjudicating officer unless he possesses experience in the field of information technology and legal or judicial experience as may be prescribed by the central government। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है ना एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऐसे ही नहीं बन जाएगा, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और उसके साथ साथ लीगल फील्ड में और जुडिशियल एक्सपीरियंस में भी होना चाहिए। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लीगल ये दोनों के बीच एंड है, इसका मतलब ये दोनों तो होनी ही चाहिए। और लीगल और जुडिशियल एक्सपीरियंस है, यानी कि लीगल या जुडिशियल एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब आईटी प्लस या तो लीगल या तो जुडिशियल एक्सपीरियंस होगा। तो और ये जो है ये प्रिस्क्राइब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्लॉज। अब हम आते हैं फोर्थ क्लॉज पे। वेयर मोर देन वन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई बाय ऑर्डर द मैटर एंड द प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू विच सच ऑफिसर शैल एक्सरसाइज देयर जुरिसडिक्शन। अब यहाँ एक से ज़्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर लिया गया। अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताएगी कि आपका जुरिसडिक्शन क्या है और आप किस प्लेस पे अपना पावर एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। अब सब क्लॉज 5 बता रहा है जितने भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं उसके पास क्या है? पावर है। किस चीज़ का? सिविल कोर्ट का, जो कि कन्फर किया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। ठीक है, अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 58। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास किसका पावर है? सिविल कोर्ट का पावर है, और वो कन्फर किया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल पे अंडर 58 सबसेक्शन 2। एंड उसके साथ साथ जितनी भी प्रोसीडिंग्स है उसके सामने वो मान ली जाएगी कि वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स जो भी पेंडिंग है ना, इसको मान लिया जाएगा कि ये वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। फिर दूसरा क्या है? वो मान लिया जाएगा कि एक सिविल कोर्ट है। किस पर्पस के लिए? 345 और 346 ऑफ CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और तीसरा हमें बता रहा है कि क्या मान लिया जाएगा कि वो एक सिविल कोर्ट है। किस पावर के अंदर? 21 ऑर्डर ऑफ CPC के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है कि जितनी भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है ना उसके पास पावर क्या है? सिविल कोर्ट की है, और वो कन्फर कर दिया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल को 58 क्लॉज 2 के अंदर। और उसके साथ साथ जितनी भी प्रोसीडिंग्स जो है इसके सामने जो भी होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी, और उसको माना जाएगा कि वो सिविल कोर्ट है। ठीक है, 345 और 346 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। और ये माना जाएगा कि ये एक सिविल कोर्ट है। किस पर्पस के लिए? ऑर्डर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, और बी जो है वहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, मतलब 345 और 346 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ऑर्डर 21 ऑफ CPC। तो यहाँ जो है दोनों ही कोड के अंदर बताया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर कर दिया गया इस सेक्शन के अंदर, सब क्लॉज 5 के अंदर जो है ये अब सेक्शन 46 बता रहा है आपको पावर ऑफ एडजुडिकेट। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे, जो हमें बता रहा है फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है ना वो किस किस चीज़ों को ध्यान में रखेगा? तो जब भी वो एडजुडिकेट करेगा, ठीक है, किस चीज़ को एडजुडिकेट करेगा? क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन देना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो किस चीज़ का ध्यान रखेगा? फॉलोइंग फैक्टर्स का ध्यान रखेगा। फर्स्ट, the amount of gain of an unfair advantage whether quantifiable made as a result of the default। सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी कि आपको कितना गेन हुआ है उस अनफेयर एडवांटेज के कारण। दूसरा बताया जाएगा कि अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, आपको कितना गेन हुआ है। दूसरी चीज़, दूसरे को कितना लॉस हुआ है। तीसरी चीज़ है कि रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट, आप
जो है आपने ये जो काम किया है, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट किया है वो पहली बार किया है या आप जो है रिपीटेटिव ऑफेंडर हो, आप लगातार ये डिफ़ॉल्ट करते हो। तो बेसिकली अगर आपने एक से ज़्यादा बार ये डिफ़ॉल्ट किया है तो आप पे पनिशमेंट ज़्यादा लगेगी, कंपनसेशन ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये तीनों फैक्टर कंसीडर की जाती है। इससे डिटरमाइन करते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, और कौन करता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करता है, ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखने के बाद। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। हमने चैप्टर 9 और सेक्शन 47 तक कंप्लीट कर लिया है। फिर हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में चैप्टर 10 को लेकर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. I am Twinkle Jha signing off today's lecture. Thank you.